नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। देखिए, नोएडा में भी 13 अप्रैल को हुए श्रमिकों के प्रदर्शन में काफी कुछ निकल करके सामने आ रहा है। कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, अपनी तमाम मांगों को लेकर के उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और ये प्रदर्शन उग्र रूप लेता नजर आता है। तो होता यूं है कि नोएडा में 13 अप्रैल को हुए मजदूरों के विरोध प्रदर्शन और उसके बाद हुए हिंसा और आगजनी मामले को लेकर जांच में बड़ा खुलासा हो गया है। अब तक की कार्यवाही में सामने आया कि हिंसा, आगजनी और पथराव में शामिल ज्यादातर आरोपी फैक्ट्री के वर्कर्स थे ही नहीं, बल्कि बाहरी तत्व हैं। पुलिस ने अब तक कुल 66 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 45 श्रमिक नहीं पाए गए। जांच के मुताबिक मजदूरों को भड़काने, आगजनी और पथराव करने में संगठित प्रयास किया गया। आगजनी की घटनाओं में 17 लोगों की पहचान की गई, जिनमें से 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन 11 आरोपियों में 8 ऐसे हैं जो श्रमिक नहीं है। इसी तरह हिंसा फैलाने के लिए भड़काने के मामले में 32 लोगों की पहचान हुई, जिनमें से 19 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा 4 लोगों को मजदूर कंपनी विवाद में साजिश रचने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि गिरफ्तार 66 में से 45 जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो श्रमिक हैं ही नहीं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां भ्रम फैलाया गया, कई सारे वीडियोस भी इस बीच ऐसे सामने आए जो कि नोएडा में हुई हिंसा से जुड़ी हुई बताई ही नहीं जा रही। तो गिरफ्तार 66 आरोपियों में से 45 मजदूर नहीं थे। नोएडा में हिंसा मामले में जांच के दौरान ये बड़े खुलासे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर बाहरी तत्वों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, नोएडा हिंसा मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कई बड़े खुलासे हुए हैं। नोएडा में हाल ही में हुए हिंसा को लेकर यूपी सरकार ने यह बड़ा खुलासा किया है, जहां सरकार के अनुसार गिरफ्तार किए गए 66 में से 45 मजदूर हैं। इससे साफ है कि अशांति के पीछे बाहरी तत्वों का हाथ था। प्रशासन का कहना है कि वेतन वृद्धि की आड़ में नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित साजिश थी। पुलिस जांच में कुछ राजनीतिक समूहों और सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों की भूमिका भी सामने आई है। सभी फैक्ट्रियों में कामकाज दोबारा सामान्य रूप से शुरू भी हो गया है। सरकार ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। यूपी सरकार ने आपको बता दें कि बुधवार को बताया कि नोएडा में प्रदर्शन के दौरान 66 में से 45 जो थे वो मजदूर नहीं थे। सोमवार को सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों का विरोध जो है वो बेकाबू हो गया था। इस दौरान हिंसा भी हुई और इस दौरान नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में क्षेत्रों में कई वाहनों में आगजनी की गई। इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। सरकार ने कहा आगजनी में शामिल 17 से 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 8 मजदूर नहीं हैं। लोगों को भड़काने के मामले में पहचाने गए 32 लोगों में से अब तक 19 को गिरफ्तार भी किया गया। अब इस बवाल में 34 ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया जो मजदूर नहीं हैं और इन लोगों पर भीड़ भी शामिल होकर माहौल खराब करने का आरोप भी लगा है। 4 लोगों को साजिश रचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और इनमें किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े होने का शक भी है। इसी की जांच चल रही है। जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह घटना नोएडा की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश थी। इनमें कुछ राजनीतिक लोग और गुट भी शामिल थे। अलग अलग राज्यों की कुछ महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से नजर आईं। ये आरोपी महिलाएं हिंसक गतिविधियों में जुटे होने में मदद कर रही थी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने हालात काबू करने के लिए फौरन कदम उठाए हैं। वेतन बढ़ोतरी की घोषणा के साथ ही मजदूरों और फैक्ट्री मालिकों को ने काफी सहयोग किया। इसमें नोएडा में औद्योगिक गतिविधियां पटरी पर लौट आई। अब कारखानों में कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी सामने आई है। तो देखिए, पूरी स्थितियां कुछ इस है कि लगातार यहां पर विरोध जताया गया और इसमें पुलिस बल पर पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई।
जिससे कि ज्यादा स्थितियां जो है वो बेकाबू होती नजर आई। तो नोएडा हिंसा मामले में जांच के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार 66 आरोपियों में से 45 मजदूर नहीं हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे। तो नोएडा हिंसा मामले से जुड़ी हुई देखिए कई सारी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। नोएडा हिंसा मामले में जांच के दौरान कई बड़े खुलासे भी किए गए हैं। बाहरी भीड़ का खुलासा भी किया गया है इस पूरे मामले में। और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ शमसी आजाद नेता बीजेपी से, शशिलेंद्र यादव नेता सपा से हमारे साथ है और हमारे सहयोगी रमेश परिहार भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। सबसे पहले रमेश आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, मौजूदा अपडेट जान लेते क्योंकि 66 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है इस पूरे प्रदर्शन के बाद, और जिसमें से 45 लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जो श्रमिक हैं ही नहीं, बाहरी तत्व बताए जा रहे हैं। क्या कुछ मौजूदा अपडेट? और देखिए लगभग पिछले 4 दिनों से ये नोएडा के अंदर श्रमिक आंदोलन हो रहा था। इस आंदोलन के दौरान कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें आई। आगजनी की घटना के बारे में जब नोएडा पुलिस ने तहकीकात करी, अपनी जांच पूरी करी, तो जांच में 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 45 लोग ऐसे थे जो कि यहाँ कुछ करते, जिनके पास किसी भी कंपनी का आई कार्ड नहीं था, जो कहीं काम नहीं कर रहे थे और सीसीटीवी फुटेज में वो पथराव करते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए नोएडा पुलिस के द्वारा और जो मुकदमा की दर्ज किया गया है, साथ ही साथ इससे जो भी इसी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और ज्यादा से ज्यादा उनके धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और जितने भी लोग इस तरीके की घटना में जो शामिल रहे, पथराव में जितने भी लोग थे जो श्रमिक के रूप में आए उपद्रवी तत्व से, उनको लेकर लगातार अभी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जितने भी सीसीटीवी कैमरे फैक्ट्री के बाहर लगे थे उन्हें देखा जा रहा है, उनमें से जांच की जा रही है, उनको चिन्हित करा जा रहा है। और सोशल मीडिया अकाउंट की बात करें, सोशल मीडिया अकाउंट पे भी लगभग 9 FIR दर्ज हुई है, जिनमें से कई तो ऐसे हैं जो राजनीतिक पार्टियों से भी संबंध रखते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया अकाउंटों पे भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई। चलिए ठीक है रमेश, आएंगे आपके पास और भी जानकारी आपसे लेंगे। शशिलेंद्र जी, यहाँ पर प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन के बाद बताया जा रहा है कि 66 में से 45 मजदूर ही नहीं है। जिन श्रमिकों के लिए ये प्रदर्शन महत्वपूर्ण था अपनी मांगों को लेकर के, तो राजनीतिकरण कुछ इस कदर सामने आ रही है और इसी बीच कई ऐसे नाम भी सामने आए, खासतौर पर राजनीतिक गलियारों से ऐसे नाम और चेहरे सामने जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप पूरी स्थितियों को लेकर? देखिए, ये जो मजदूरों का प्रदर्शन नोएडा में चल रहा है, जो मजदूर अपनी मजदूरी को प्रतिमाह भी करने की मांग कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो मजदूर 12 घंटे काम कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि 8 घंटे उनसे मजदूरी ली जाए। इस चीज को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, अगर समय रहते, जब वो लगातार 2 दिन से एक साधारण धरने पे बैठे थे, उसके बावजूद जब अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी, सरकार ने उनकी नहीं सुनी, तो उसमें उन लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। हालांकि कोई भी प्रदर्शन उग्र नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कुछ अराजक तत्व सीमा जी थे तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी मांगों को करते हैं तो हमें जो है हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम एक साधारण तरीके से धरने पे बैठे
और अपनी मांगों को पूरी करने को कहे। लेकिन ये नौबत क्यों आई? आज प्रश्न इस चीज का है कि ये नौबत क्यों आई। सीमा जी, आप देखिए पिछले 10 वर्षों से अगर तुलना करिए तो कितनी महंगाई बढ़ गई है। जो अगर आप रोजमर्रा वस्तुओं पे आएंगे तो आप जो 400 रुपए का सिलेंडर मिला करता था आज 1000 रुपए का है। जो 40-50 रुपए में डीजल होता कितने में है? दालें कितनी महंगी हो गई। कोई भी रोजमर्रा की वस्तु ऐसी नहीं है जो लगभग जिसका रेट ज्यादा से ज्यादा न बढ़ गया हो। लेकिन मजदूरी क्या उस अनुपात में बढ़ी? नहीं बढ़ी। विद्यालयों की फीस देखिए कितनी बढ़ गई। जो एक मजदूरी सीमा जी मजदूर करता, मैं एक वीडियो देख रहा था। ठीक है, आएंगे सर, और इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, शम्सी साहब से भी जानेंगे पूरी स्थितियों को लेकर के। लेकिन उससे पहले यहां से सीधे लिए चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। संतोष सिंह जी यार और भारी संख्या में उपस्थित पारापानी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे से उपस्थित बहन और भाइयों, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान आज मुझे आसनसोल से जुड़ी हुई इस पावन भूमि में आप सभी वीर योद्धाओं के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं चाहता हूं कि जब मेरे कार्यक्रम यहां पर ये लगाएंगे तो टीएमसी के गुंडे आप लोगों को परेशान करने लग गए और सवाल होने पाए। इसके लिए उन्होंने भाजपा का झंडा उठाने का प्रयास किया। लेकिन आप चिंता मत करिए, अरिजीत राय को जिताइए, टीएमसी का अभ्यास से हम सुपड़ा साफ करवा देंगे। बहनों और भाइयों, मैं बंगाल की इस पावन धरा को नमन कर रहा हूं जो भारत की प्रेरणा भूमि रही है। ये बंगाल की भूमि आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से भारत की प्रेरणा भूमि थी। ये प्रेरणा भूमि जिस भूमि ने भारत को राष्ट्रगान जन गण मन के रूप में श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति के माध्यम से पूरे देश को एक राष्ट्रगान दिया। बंगाल की भूमि है जिसने भारत को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया। और यह वर्ष अत्यंत पवित्र है। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष है। तो पश्चिम बंगाल से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे थे। चर्चा पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए आप HNA न्यूज, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल,
लाइफ बनाए वंडरफुल। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चार धाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चार धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चार धाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चार धाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए चार धाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देखिए, नोएडा हिंसा मामले में जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। नोएडा हिंसा मामले में बाहरी भीड़ का एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें गिरफ्तार 66 आरोपियों में से 45 जो हैं वो मजदूर नहीं बताए जा रहे। यानी 66 जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें 45 ऐसे लोग हैं जो श्रम ही नहीं, जो मजदूर हैं ही नहीं, और उनके द्वारा प्रदर्शन में पहले वो शामिल होते हैं और उसके बाद इसमें जाकर के पथराव करते उग्र प्रदर्शन किया गया, वो उनके द्वारा ही किया गया है। महिलाओं की संलिप्तता भी इसमें बताई जा रही है। नोएडा में 13 अप्रैल को हुए मजदूरों के विरोध प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा और आगजनी मामले को लेकर के जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक कार्रवाई में सामने आया है कि हिंसा, आगजनी और पथराव में शामिल ज्यादातर आरोपी फैक्ट्री श्रमिक नहीं हैं, यानी फैक्ट्री वर्कर्स थे ही नहीं, बल्कि बाहरी तत्व हैं। पुलिस ने अब तक कुल 66 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 45 श्रमिक नहीं पाए गए। जांच के मुताबिक मजदूरों को भड़काने, आगजनी, पथराव करने संगठित प्रयास भी किया गया। आगजनी की घटनाओं में 17 लोगों की पहचान गई, जिनमें से 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 11 आरोपियों में से 8 ऐसे हैं जो श्रमिक नहीं हैं। इसी तरह हिंसा फैलाने के लिए भड़काने के मामले में 32 लोगों की पहचान हुई है, जिनमें आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 4 लोगों को कंपनी विवाद में साजिश रचने के आरोप में अरेस्ट भी किया गया है। यानी सुनियोजित षड्यंत्र की बात जो सीएम के द्वारा कही जा रही थी, साजिश की बात जो सीएम के द्वारा कही जा रही थी, वो कहीं कहीं इस बात से साबित भी हो गई है, क्योंकि ये जो ज्यादातर श्रमिक थे वो उस प्रदर्शन में श्रमिक नहीं बताए गए हैं, बाहर से आए लोग बताए गए हैं, जिनके द्वारा प्रदर्शन किया गया और न केवल में वो शामिल हुए बल्कि उनके द्वारा उपद्रव किया गया, पुलिस बल पर पथरा गया और साथ ही साथ और सहयोगी रमेश परिहार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, ये बड़ा खुलासा होता है जब कहा जा रहा है कि नोएडा हिंसा में जांच के दौरान पाया जाता है कि बाहरी भीड़ वहां पर ज्यादा जुटी थी और श्रमिक कम नजर आते हैं। गिरफ्तारी में 45 ऐसे पाए गए हैं जो बाहरी तौर पर शामिल हुए थे।
तोड़फोड़ हो रही थी। इस आगजनी तोड़फोड़ में कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाया। वो ऐसे लोग जो उपद्रवी तत्व थे, वो उपद्रवी तत्व बाहर से आए जिनका कोई लेना देना नहीं, वो श्रमिक नहीं थे, ना ही उन्हें इनकी मांगों से कुछ लेना देना, सिर्फ उन्हें उपद्रव करना, आगजनी करनी थी, तोड़फोड़ करनी थी। वो भीड़ के बीच में शामिल हुए, भीड़ के बीच में आए और उन्होंने जो उनकी कार्यशैली थी उसको, उन्होंने घटना को अपना अंजाम दिया और उसके बाद उन्होंने निकलने की यहाँ से सोची। लेकिन उससे पहले वो निकल पाते या शहर छोड़ पाते और नोएडा पुलिस की तत्परता से वो नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आए और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को, एक कैमरे की फुटेज की चेक करी जा रही है, जिसमें भी इंस्टाग्राम पर रील्स शेयर हो रहे हैं। सभी रील्स को देखा जा रहा है। रील्स में जितनी चेहरे नजर आ रहे हैं पत्थर मारते हुए, और मोस्टली लोग देखने जा रहे हैं कि जिसमें नाबालिग हैं, कुछ 18 साल के लोग हैं, कोई 20 साल के भी हैं, जो कम उम्र के जो है खासतौर पर उनको देखा जा रहा है कि जो पत्थर चला रहे हैं उन सबकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये जो खुलासा है ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि अभी तक ये जो बात थी ये सिर्फ कार्मिकों तक रुकी हुई थी, लेकिन अब कार्मिकों से बात आगे बढ़ गई है कि कार्मिकों के आंदोलन को और बर्बाद करने के लिए, कहें कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश की गई थी। साजिश नाकाम होती हुई नजर आई, क्योंकि नोएडा पुलिस की तत्परता ने इनको लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो 25 लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इन्होंने बताया है कि हम यहाँ कार्मिक नहीं थे, हम यहाँ काम नहीं करते थे और हम लोग बाहर से आए हुए। तो इस तरीके की जब बातें सामने आ जाती है तो कहीं ना कहीं शहर के माहौल को खराब। वहीं अगर कार्मिकों की बात करें तो कार्मिकों का गुस्सा था वो थोड़ा जायज था, होना भी चाहिए था, क्योंकि उनकी जो सैलरी थी उसमें इजाफा चाहिए था। लेकिन जब सरकार ने सैलरी इजाफे की बात के लिए वार्ता करी और डीएम के द्वारा एक बिल्कुल, और इस सब के बाद ये बड़े खुलासे इसमें किए गए। अब देखने वाली बात होगी आगे और क्या कुछ बड़े खुलासे किए जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया रमेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। लेकिन चलते चलते एक नजर मौसम के हाल पर। और अब एक नजर डालेंगे मौसम के हाल पर। तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है, गोवा का 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, पुणे का 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, मुंबई का 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, नागपुर का 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, भोपाल का 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, अहमदाबाद का 40 डिग्री सेल्सियस, जयपुर का 38 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली का 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, चंडीगढ़ का 36 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, श्रीनगर का 19 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ का 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, पटना का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, गुवाहाटी का 29 डिग्री सेल्सियस, कोलकाता का 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो भुवनेश्वर का 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हैदराबाद का 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बेंगलोर का 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, चेन्नई का 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है।